Okay, students, we had done the numerical section of national income, and now we will learn the theoretical section of national income. In this section, we will discuss the definitions of related to the national income and its aggregate. ओके, तो इसमें जो है कि जितना भी हमारा जो है कि थियोरेटिकल जो सेक्शन होगा, हम उसको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे और किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपके लिए और उसमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। उन टॉपिक्स से जो है कि आपके एनुअल जो एग्जामिनेशन होगा वहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप जो है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये वाला जो सेक्शन था वो जो है कि आपका इनिशियल सेक्शन है नेशनल इनकम के लिए, या आप जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये आपके लिए इनिशियल जो सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की स्टडी करनी होती है। हमने सीधे नेशनल इनकम से जो है कि स्टार्ट किया था। अभी हम इसके थ्योरेटिकल सेक्शन की ओर मूव करेंगे। तो जैसे कि इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है कि आपने पढ़ लिया था, इसमें हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें जो है कि उसमें ऐड कर रहे हैं कि, और इस वीडियो की हेल्प से जो है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वो जो गिवन जो कंपोनेंट होते हैं उनका एक्चुअल मीन क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लर्न करनी है। फर्स्ट, अभी इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ना तो इसकी डेफिनेशंस में जानी है कि डेफिनेशन क्या होगी। आपको केवल वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड उसकी मीनिंग क्या होती है, वो क्या कहना चाहता है। तो उससे रिलेटेड ही आप क्या कर सकते हो, खुद से कोई डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये वर्ड समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक का मतलब, जो इकोनॉमी में जो है कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी जो है कि जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। अब मैंने इकोनॉमिक्स में कहा तो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी है, किसी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी के अंदर वेरिएबल्स का मतलब होता है अचर राशि। सॉरी, वेरिएबल्स का मतलब होता है चर राशि, हिंदी में उसको चर राशि कहते हैं। चर मीन्स वहाँ पे हम मैथमेटिक्स के टर्म्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जो है कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप नंबर पढ़ते हो 1 2 3 4, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, सेम है। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती है। और जैसे वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल्स मतलब वेरी, जो वेरी करता है, जिसका जो अपना वैल्यू है वो जो है कि फिक्स नहीं होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एक्स, ये जो आप एल्जेब्रिक जो टर्म्स पढ़ते हो, ये आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है कि इनकी जो वैल्यू है वो अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो किसी दूसरे की वैल्यू पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन से जो है कि एलिमेंट हैं जो वेरी करते हैं। तो हमें जनरली आइडिया आ सकता है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो क्या होती है, कांस्टेंट या फिक्स नहीं होती है इकोनॉमी के अंदर, वो क्या करती रहती है, बदलती रहती है, वेरी करती रहती है। तो इसका मतलब हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ना होगा। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे, डिमांड और सप्लाई। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो वहाँ डिमांड को ना कह के हम एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं और एग्रीगेट सप्लाई कह देते हैं, यानी कि पूरे ग्रुप की जो डिमांड होगी और पूरे ग्रुप में जो सप्लाई होगी, हम उसको फिर यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे। अभी इसका डिफाइन करेंगे, इसको क्या लिखा हुआ है इसने, माइक्रोइकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। तो वेरिएबल्स इसने क्या कहा, जो कंज्यूमर डिमांड करता है यानी कि जो डिमांड है, और प्रोड्यूसर सप्लाई, जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है यानी कि जो सप्लाई है, वो क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड, वहाँ पे देखो, अभी हम कंज्यूमर और के डिमांड और प्रोड्यूसर के सप्लाई की बात कर रहे थे इंडिविजुअल के टर्म्स में। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड, जो ग्रुप या होल की जो डिमांड होगी, एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो टोटल जो ग्रुप में जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी इकोनॉमी के अंदर, वो कितना जो है कि सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एजेंट्स। जनरली एजेंट वर्ड आपने सुना होगा, एजेंट का मतलब होता है वो किसी चीज़ का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं जो क्या करते हैं, आपका ये सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इनको वेरी करा रहे हैं, मतलब इनको जो है कि इनकी वैल्यू को जो है कि शो कर रहे हैं हमारे सामने, यानी कि किस तरीके से डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो ऐसे कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बता रहे हैं कि इतनी डिमांड हो रही है और इतनी सप्लाई हो रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक एजेंट्स से हमारा जो मतलब है वो है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और इंस्टीट्यूशन हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक जो कंज्यूमर होगा वो कैसे डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लेगा कि मुझे कितना जो है कि डिमांड करना है।
डिमांड करना मीन्स उसे कितना कंजम्पशन करना है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो उसका अपना ओन डिसीजन होगा। और जो प्रोड्यूसर होगा उसका ओन जो डिसीजन होगा वो क्या होगा कि वो कितना सप्लाई करे, कितना आउटपुट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, उसका जो ओन जो डिसीजन होगा। तो वही जो है कि रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जो है क्या इकोनॉमिक एजेंट्स हैं हमारे। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो क्या है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यानी कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, कंज्यूमर है एंड प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर डिमांड करेगा यानी कि कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा यानी कि सप्लाई के लिए। तो इकोनॉमिक जो वेरिएबल थे उनको जो है कि कौन वेरी या मूव करा रहा है, वो करा रहा है जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं यानी कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन। वो जो हमारे एजेंट हैं वो क्या करते हैं, अपने गेन्स को, अपने पर्सनल गेन्स को मैक्सिमाइज करने पे ही ज़्यादा फोकस रहते हैं। पर्सनल गेन्स का मतलब अब अपना जो प्रॉफिट है उसको क्या कर रहे हैं, वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से मतलब है, मान लो कि मैं क्या हूँ, एक कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट में गया तो मैं क्या सोच के जाऊँगा, मैं यही सोच के जाऊँगा कि मुझे जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है वो उसके लिए मुझे कम पे करना पड़े। और कम पे करने के साथ मुझे जो है कि जो मैं परचेज करूँगा उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगा। यानी कि कम पे करूँ और ज़्यादा का सेटिस्फिकेशन मिले। और एक प्रोड्यूसर जो है वहीं मार्केट में प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि जो है कि मैं जो है कि ज़्यादा वैल्यू पे जो है कि अपने कमोडिटी को सेल करूँ, ठीक है। और ज़्यादा पे जो है कि सेल कर रहा है और क्वांटिटी में क्या कर रहा हूँ, कम रखूँ। यानी कि कम चीज़ को मैं जो है ज़्यादा जो है कि प्राइस पे अगर बेच देता हूँ तो वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये दोनों का अपना क्या है, पर्सनल जो है गेन है या पर्सनल जो प्रॉफिट होगा। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज। जो इंस्टीट्यूशनल जो हमारे क्या है, इकोनॉमिक जो यूनिट हैं, जो इकाइयाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर जो हमारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। उसका रूल और रेगुलेशन जो है कि सेबी के अंडर ही किया जाता है। जैसे ट्राई हो गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितना भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन का है, आप जितना भी जो है कि नेटवर्किंग सर्विस देख रहे हो उसका जो है कि रेगुलेशन ट्राई करता है। तो ये सारा जो है कि इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। और इनका जो काम है, इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इनका काम क्या है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ साथ इन्हें क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनल जो है कि प्रॉफिट भी क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। एट द माइक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। तो माइक्रो लेवल पे यदि बात करें तो जो डिसीजंस होंगे लार्जली बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके द्वारा ही जो डिसीजन होता है वो माइक्रो लेवल पे लिया जाता है। अब इकोनॉमिक एजेंट्स आप समझ चुके हो, मैंने बताया इकोनॉमिक एजेंट्स कौन हो जाएंगे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। वही क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। वाइल एट द मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। और वहीं मैक्रो लेवल पे बात करें तो जो ये वित्तीय जो हमारे जो क्या है, जो इंस्टीट्यूशनल जो हमारे एजेंट्स हैं, और इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स मैंने आपको बताया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ट्राई हो गया, ये सारे एजेंट्स क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए। तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स थे इंडिविजुअल के या और जो इंस्टीट्यूशनल हमारे एजेंट्स हैं। इंडिविजुअल में हमने पढ़ा कि कौन कौन से हैं, कंज्यूमर हो गया एंड प्रोड्यूसर हो गया। इंस्टीट्यूशनल में मैंने कुछ एग्जांपल्स जैसे आपको बता दिए, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ट्राई हो गया, ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं। ठीक। नेक्स्ट आगे अगर बात करें तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टोटल जो है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और प्रोड्यूसर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ पे गुड्स की बात हुई थी। गुड्स कितने टाइप के होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एक्सप्लेनेशन इसकी अभी इसमें से जो है कि अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में लिखा हुआ है, काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर जो है कि क्या कह रहा है, जो है अब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि गुड्स और सर्विसेज क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। या हम अगर कंजम्पशन के केस में कहें तो बहुत ज़्यादा गुड्स का कंजम्पशन किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा गुड्स का जो है कि प्रोडक्शन किया जा रहा है प्रोड्यूसर के केस में। तो ये सारा कुछ जो है एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है, इकोनॉमी के अंदर ही हो रही है। These are like shoes and shirts for the school children, machines and tools for the farms and firms। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम जैसे देख रहे हैं कि जितने भी नॉर्मल जो गुड्स होते हैं, जितना भी हम क्या कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे वो शूज़ है, शर्ट्स है, शुगर है, कुछ भी चीज़ें हैं। और ये हमारा कंज्यूमर गुड्स के रिलेटेड हो जाएगा। और जो हमारे कैपिटल गुड्स जिसको हम कहते हैं, कैपिटल गुड्स मीन्स जो मशीनरीज होती हैं हमारी,
जो टूल्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन का काम करते हैं और वैल्यू किसी भी जो है कि रॉ मटेरियल में उसका क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं, वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक। तो जितने भी गन्स हो गए, ये सारे डिफेंस के जितनी चीज़ें हैं, फोर्सेस, शिप्स, एयरप्लेन्स जितने भी हैं, तो ये सारा कुछ जो है कि आपका कैपिटल गुड्स के अंदर आ जाएगा और इसमें जो है कि हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे। ओके। डिफरेंट गुड्स हो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जितने भी गुड्स हैं, अभी तो केवल हमने नॉर्मल जो है कि एक ओवरव्यू लिया है कि सारे गुड्स को एक साथ एग्जांपल हमने दे दिया। जितने भी गुड्स हैं उनके अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। अब अगर गुड्स को जो है कि क्लासिफाइड करने की कोशिश करें तो उसे दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहला जो है कि अगर हम बात करें कि कंजम्पशन या प्रोडक्शन के पर्पस में, तो पहला क्या है आपके पास, फाइनल गुड्स है, और सेकंड है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड, अगर अगेन कंज्यूमर कंजम्पशन की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें, तो वहाँ पे कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा एंड कैपिटल गुड्स। तो आपको गुड्स का जो है कि क्लासिफिकेशन इस तरीके से याद रखना है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन ये हो जाएगा। सेकंड है आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जो है कि डायग्राम के फॉर्म में जो है कि अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। ये डायग्राम आपको अपने माइंड में सेट कर देना है कि किस तरीके से गुड्स को जो है कि क्लासिफाई किया गया है। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें फाइनल गुड्स की, ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या कहता है, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Okay. फाइनल गुड्स, इसका मतलब फाइनल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइनल का मतलब अब कोई भी चीज़ क्या हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है, उसके बाद जो है कि फर्दर उसमें किसी भी टाइप से हम वैल्यू क्रिएशन नहीं करेंगे। तो फाइनल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ वो गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उत्पन्न किए जा रहे हैं, उस जगह से जो है कि उस जगह या वो बाउंड्री लाइन जो है कि जो क्रॉस कर चुका है। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में मान लो कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया, मैदा लिया, शुगर ली, अदर कंपोनेंट लिए और जो है कि बिस्किट बना दिए। अब बिस्किट का पैकेट बन के तैयार हुआ है मार्केट में सेल होने के लिए, तो उसने जो है कि बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है, इट मीन्स वो मार्केट में सेल होने के लिए आ चुका है, तो वो हमारा क्या है, फाइनल गुड्स हो जाएगा। या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रेडी फॉर यूज बाय दियर फाइनल यूजर्स। जो भी फाइनल यूजर होगा, फाइनल यूजर्स मीन्स जो उसका क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा, तो जो फाइनल यूजर होगा वो तैयार है किस चीज़ के लिए, वो जो गुड्स बना है उसके कंजम्पशन के लिए या उसके यूज के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। तो वो जो गुड्स होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। हु आर द फाइनल यूजर्स। अब फाइनल यूजर कौन होगा, हम किसको बोलेंगे कि हाँ ये फाइनल यूजर है, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो फार्मर है, फार्मर ने मिलर को दिया, मिलर ने बेकर को दिया, तो फाइनल यूजर कौन होगा, मतलब अब इनिशियल तो फार्मर ने ही स्टार्ट किया था प्रोडक्शन और लास्ट में पहुंचा वो बेकर तक, तो बेकर जो है कि उसको बेक करने के बाद कहाँ पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, तो जो कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है वो उसका फाइनल जो है यूजर हो जाएगा। ओके। तो फाइनल यूजर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, दीज आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। एक कंज्यूमर भी फाइनल जो है कंज्यूमर हो सकता है, या हम उसको फाइनल यूजर भी कह सकते हैं, और एक जो प्रोड्यूसर होगा वो भी आपका फाइनल यूजर हो सकता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किस तरीके से फाइनल यूजर होंगे, देखो अभी देख इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंगली गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड, जो गुड्स हैं वो प्राय जो है कि किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इट मीन्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स का मतलब है ऐसा कौन सा गुड्स है जो है कि कंजम्पशन के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार है या रेडी है, और ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर है जिसने क्या कर दिया है, जो गुड्स उसने प्रोड्यूस किया है वो फाइनली अब उसको सेल करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ देयर वांट्स। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो फाइनल कंज्यूमर जो होगा वो गुड्स को क्यों परचेज करेगा, वो फाइनल गुड्स को क्यों परचेज करेगा, अगर उसको क्या मिल रहा है, उस कंज्यूमर को उसकी वांट्स को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो उसको कंज्यूम कर रहा है या परचेज कर रहा है, तो वो उसका फाइनल कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक। इसी तरीके से फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मान लो कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई एक फर्म है, वो क्या कर रहा है, मैंने अभी जैसे बिस्किट का एग्जांपल दिया था, उसने बिस्किट का पैकेट अच्छे से जो है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद क्या कर दिया है, मार्केट में सेल कर दिया है। तो वो जो बिस्किट का पैकेट जो उसने सेल किया है वो उसके लिए फाइनल जो है गुड्स हो जाएगा, यानी कि उस प्रोड्यूसर के लिए वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा।
अब हम इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो जो है अ, हम ये कह सकते हैं कि कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर जो है मान लो बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स भी बनाने वाली कोई अदर कंपनीज होती है। अब वो जो पार्ट्स जो हैं कि अदर कंपनी जो है उसने वो पार्ट्स बनाए हैं, वो जो पार्ट्स बनाएगा वो उस कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, फाइनल जो गुड्स हो जाएंगे, ठीक। मान लो जो है कि जो कोई मदरबोर्ड बना दिया, तो मदरबोर्ड जो है कि जिस कंपनी ने बनाया वो उसके लिए तो फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन मान लो जो है कि वही मदरबोर्ड किसी दूसरे फर्म तक पहुंचता है और वहाँ एक कंप्लीट जो है कि सेटअप तैयार किया जाता है, कंप्लीट कंप्यूटर जो है कि बनाया जाता है, तो वो मदरबोर्ड जो है कि वहाँ जो है कि लगाया जाएगा उस सेटअप में। तो जो पहले वाला जो फर्म है मदरबोर्ड, उसके लिए तो क्या था, फाइनल जो है कि गुड था, यानी कि वहाँ पे वो क्या था, फाइनल प्रोड्यूसर था उस गुड्स के लिए। लेकिन वही जो है दूसरे फर्म तक पहुँचाया है उसने, तो दूसरे फर्म के लिए वो क्या होगा, फाइनल गुड्स ना होके वो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्योंकि वहाँ वो क्या करेगा, उसका फर्दर जो है कि उसका यूज़ करेगा और उसमें वैल्यू क्रिएशन करेगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कोई प्रोड्यूसर किस तरीके से फाइनल प्रोड्यूसर हो सकता है और किस तरीके से जो है कि उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने के बाद जो है कि किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन कर सकता है, ठीक। तो ये जनरली जो है कि क्या है, जनरली यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर फाइनल जो है उसका सेल कर रहा है तो वो उसके लिए एक एसेट्स के रूप में हम उसको डिफाइन करेंगे, ओके। अब एक डेफिनेशन जो है इस तरीके से जो है कि समझाई गई है, आपको आपको क्या करना है कि अपनी फेयर नोटबुक में यही डेफिनेशन जो है कि लिखनी है। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन और ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज yet टू बी एडेड टू these goods and these goods are yet not ready for use by their final user। तो कहने का मतलब वही है कि जो फाइनल यूजर होता है वो क्या है, मतलब रेडी नहीं है उस गुड्स के कंजम्पशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या है, वो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो उस बाउंड्री लाइन के अंदर लाई करता है और अभी उसमें क्या किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। यानी कि वो जो पूर्ण रूप से अभी हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल है। या दूसरी डेफिनेशन अगर देखें, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर आइदर फॉर रिसेल और फॉर यूज एज अ रॉ मटेरियल। तो किसी एक फर्म के द्वारा जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे फर्म तक प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो दूसरी फर्म है उसने जो परचेज किया है पहली फर्म से रॉ मटेरियल, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। जबकि पहली वाली फर्म की अगर बात करें तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स ना होकर वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को डिफाइन करेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि डिफरेंस जो है कि बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स रिलेटेड जो है कि आपको एक क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, आपको डिफरेंस पूछ लेगा। अभी डिफरेंस जो है कि इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। तो वही कहना है जो हमने अभी प्रीवियस जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो फाइनल यूजर जो होगा वो क्या है, अभी ये जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, यानी कि बाउंड्री लाइन के अंदर है और यूज के लिए तैयार नहीं है जो गुड्स, ठीक है, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। फाइनल गुड्स मीन्स दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। यानी कि जिसको जो फाइनल यूजर है वो क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। और जो क्या है, बाउंड्री लाइन से बाहर है। बाउंड्री लाइन से बाहर इट मीन्स प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर, मतलब सेल होने के लिए मार्केट में जो है कि अवेलेबल है। सेकंड जो पॉइंट देखें, दीज गुड्स मे बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। किसी अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो गुड्स हैं यूज एज ए रॉ मटेरियल, वो क्या हो रहे हैं, रॉ मटेरियल के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपका इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की अगर बात करें, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो है कि किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फाइनल गुड्स है। फाइनल मतलब जो बन के तैयार हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट अगर देखें, दीज गुड्स में बी रिसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो है कि जो गुड्स क्या होंगे, रिसोल्ड होंगे, मतलब दोबारा जिनको बेचा जा सकता है। इट मीन्स दोबारा जिसमें वैल्यू क्रिएशन की जा सकती है। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर में जो है कि प्रॉफिट के लिए जो है कि इसको रिसोल्ड किया जाता है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। दिस गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो है कि जो गुड्स हमने तैयार किए हैं जिन्हें हम रिसोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके फाइनल गुड्स हो जाएंगे फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और इसका भी जो है कि पर्पस क्या होता है, इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो वहाँ वैल्यू को जो है और वैल्यू का क्रिएशन कर सकते हैं और वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
वैल्यू ऐड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो है कि रॉ मटेरियल लिया, शुगर ली, मैदा लिया और वहाँ से जो है कि अदर कंपोनेंट लेके जो है कि हम क्या कर सकते हैं, केक बना सकते हैं। तो हमने उसमें वैल्यू को ऐड कर लिया है। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड ऑफ दीज गुड्स। तो इन फाइनल गुड्स में जो है कि और वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज, हाँ, तो क्या एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो जो एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा हम इन गुड्स के ऊपर करते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हमारे रॉ मटेरियल, उन पे जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट कॉस्ट जो होगी वो कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। और जो फाइनल गुड्स हैं उन पे हम जो खर्चा करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो फाइनल एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस आई, यानी कि जितना हमने जो है कि कंजम्पशन किया है प्लस जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंजम्पशन के लिए जितना खर्चा हुआ है वो प्लस जितना हमने खर्चा इन्वेस्टमेंट के लिए किया होगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा फाइनल गुड्स के ऊपर। ठीक। नेक्स्ट है, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट जो गुड्स होंगे, जो रॉ मटेरियल होगा, वो कभी भी जो है नेशनल इनकम को जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू वहाँ जो है कि ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मीन्स जब मैं बिस्किट की बात कर रहा था, तो जो फाइनल जो आउटपुट निकलेगा, जो बिस्किट का पैकेट मेरा बना है, मैं उसकी वैल्यू को, जितनी वैल्यू जो है कि का बिस्किट बना है, उस वैल्यू को मैं नेशनल इनकम में क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। जबकि मैं जो है उस बिस्किट में कितना जो है कि शुगर लगा है, कितने जो है कि अदर कंपोनेंट लगे हैं, उन टोटल वैल्यू को जो है कि जब वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में था मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। ठीक। दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। और जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ईयर इज द ईयर ड्यूरिंग विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एस्टिमेटेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यानी कि किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो आकलन किया जाता है किसी एक साल के अंदर, तो वो जो साल होगा एक फिक्स ईयर है जहां हम इन सारी चीज़ों की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, वो आपका अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। या हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ईयर ड्यूरिंग विच नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड फॉर द कंट्री। किसी कंट्री के लिए किसी साल की अगर हम बात करें तो उस साल में जो है कि कितना जो है कि उस नेशन ने जो है कि प्रोडक्शन किया है या उसकी नेशनल इनकम कितनी है, वो उसका अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करें कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब है कि जो गुड्स जो है कि हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स कोई कंज्यूमर जब मार्केट में डिमांड करेगा, वहां से जो है कि गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। तो परचेज करने के बाद जो है कि क्या करेगा, उनको अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, उनका कंजम्पशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे वाली स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके।